हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 15 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में देश शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बिहार में देश शासन की शुरुआत हुई। और ये बिहार ही नहीं, भारत के कुल 8 राज्यों यानी 8 प्रांतों में इसे लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतीय सरकार को केंद्र सरकार की तरह कुछ शक्तियां प्रदान करना और इसे भी मजबूत बनाना। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 ईस्वी के पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, इसीलिए द्वैध शासन लागू किया गया ताकि प्रांतों को कुछ शक्तियां प्राप्त हो सके। द्वैध शासन कुल 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिसमें बिहार भी एक राज्य था। अगला प्रश्न है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का अभिशाप कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिस कारण इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। और ये अपने रास्ते बदलने के लिए भी बहुत ही कुख्यात है। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव विकास सूचकांक के निम्न होने का क्या कारण है? तो बिहार में मानव विकास सूचकांक निम्न होने के कारण निरक्षरता, कुपोषण, गरीबी तथा स्वास्थ्य प्रबंध का अभाव है। मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय, दीर्घ आयु तथा साक्षरता के साथ मानवीय जीवन की गुणवत्ता को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के ओदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार कैसे नष्ट हुआ था और इसे किसने नष्ट किया था? तो इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था और इसने इन महाविद्यालयों में आग लगा दी थी। प्राचीन काल में बिहार विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला तथा उदंतपुरी महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों में बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था और विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? तो बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला सोनपुर का मेला है। सोनपुर का मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में लगता है। सोनपुर में लगने वाला यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, बिहार के बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध गृह त्याग के पश्चात ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से वैशाली अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु भी थे। अलार कलाम से मिलने के बाद राजगृह वो रुद्रक रामपुत्र के आश्रम गए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली और अंत में वो बोध गया उरुवेला चले गए और वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह पीपल वृक्ष जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका 5वां वंशज चल रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 में उल्लेख है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो ना तो संघ सरकार के नियंत्रण में है और ना उसके अधीनस्थ है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे, जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म सिमरिया घाट बेगूसराय जिला में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। उर्वशी काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर के अन्य काव्य हैं जो कृति या फिर रचनाएं कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो ये 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को 3 माह के अंदर पारित करके भेजना पड़ता है, लेकिन विधान परिषद को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 ईस्वी में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 में प्रकाशित किया। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहला, अंतरिम सरकार की गठन। दूसरा, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया और तीसरा, संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल 2020 को इसे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पुस्तक की शक्ति को पहचानना है और इस वर्ष
कुआलालंपुर में मलेशिया शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो ये कुल 14 वर्षों तक भारत में रहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा था और इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? तो ये पुहोनु ज्वालामुखी है। मई 2020 में हवाई स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व इसके पास ही स्थित माउना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था, लेकिन समुद्र तल के सर्वे से यह पता चला कि पुहोनु ज्वालामुखी माउना लोआ से आकार में 2 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया था? तो 1978 ईस्वी में रोलिंग प्लान को प्रारंभ किया गया था। रोलिंग प्लान 1978 में जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया। पिछड़ों देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मेडल द्वारा दिया गया था और 1980 में कांग्रेस दल ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान के चांसलर डॉक्टर HR नगेंद्र इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या वर्णन है? तो इसमें समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 में मद्यपान निषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में पशुओं के वध करने पर निषेध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन दिया गया है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। ये सभी राज्य निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नाइकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। 6 मई 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा नाइकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम सूफी संप्रदाय कौन सा है? तो चिश्ती संप्रदाय भारत का सबसे प्राचीनतम सूफी संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर में है। इस संप्रदाय का भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के काल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और इससे मनुष्य की श्वसन क्रिया रुकने से मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कुल 7 शासकों के दरबार में रहे थे। इनका दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। यह अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो को तबला और सारंगी वाद्य यंत्र के खोजकर्ता थे और इन्हें माना जाता है और इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे शून्य और दशमलव प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को शून्य और दशमलव प्रणाली का जनक कहा जाता है। आर्यभट्ट ने पहले बताया कि पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक सूर्यास्त सिद्धांतिका है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो यह बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत की थी। 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख बिंदु ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ था? तो ये तराइन के युद्ध से मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
जिनको एग्जाम पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।